Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about the general anesthetics. So what are general anesthetics? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि anesthetics क्या होते हैं. Whenever we undergo any surgical procedure, या मतलब वो सर्जिकल प्रोसीजर कोई लॉन्ग प्रोसीजर भी हो सकता है या फिर कोई छोटा सा, जैसे हमारे स्टिचेस हैं, छोटे से कट लग गया तो वहाँ पर स्टिचेस हैं, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन है जैसे हमारी हार्ट की सर्जरी है या फिर डिलीवरी का ऑपरेशन है. तो इन सब जब हम ये वाली सर्जरीज अंडरगो करते हैं तो उसमें हमें बॉडी का उतने पार्ट का सेंसेशन लॉस करना होता है. तो वो जब सेंसेशन लॉस कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे पेन फील नहीं होता है. तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं एनेस्थेटिक्स. So now let's see general anesthetics in detail. These are defined as the drugs which bring about the loss of all modalities of sensation, particularly pain, along with reversible loss of consciousness. Reversible loss of consciousness बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसका क्या मतलब है कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है फॉर अ कुछ पीरियड ऑफ इंटरवल, मतलब कुछ टाइम के लिए चली जाती है, जो अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग डिसाइडेड होता है. ठीक है, अब हमारा ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स है ये क्या करते हैं, जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ एनेस्थेटिक्स होते हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो हमारा सपोज हमें सिर्फ इतना पार्ट अपना सेंसेशन लॉस करना है, हमारी इतने पार्ट की सर्जरी है, तो वो क्या करेंगे एनेस्थेटिक्स हमारा सिर्फ इतना पार्ट सुन कर देंगे. तो जब हमारे यहाँ पे इंजेक्शन लगेगा या कट लगेगा तो हमें फील नहीं होगा, तो वो होगा लोकल एनेस्थेटिक्स. लेकिन उसमें हम क्या होंगे, हम पूरे सेंस में होंगे अपने, हमें सब कुछ दिख रहा होगा, हम सब कुछ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमारे मतलब माइंड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा होगा उस टाइम. बट जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी का हमारा सेंसेशन लॉस हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट ऑफ आवर माइंड. तो हम क्या होंगे, एक तरह से बेहोश ही की हालत में हम बोल सकते हैं, वो वाली कंडीशन में एक पेशेंट आ जाएगा. तो फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो वापस वो जैसे जैसे हमारे ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ख़त्म होने लगेगा वैसे वैसे पेशेंट की कॉन्शियसनेस वापस आने लगेगी और उसे सारे सेंसेशन वापस आ जाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट जनरल एनेस्थीसिया इज़. नाउ general anesthesia is attributed to the state of absence of perception of all sensations which is required for the conduct of surgical procedures. This can be achieved by a wide variety of drugs falling under this class. They depress the central nervous system and produce loss of consciousness. ये क्या करेंगे, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर देंगे जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी. फिर क्या होगा, हमारा जो भी सर्जिकल प्रोसीजर उस टाइम कंडक्ट होगा वो हमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा. Now classification of general anesthetics. Now let's see कि general anesthetics के क्या क्या types हैं. These agents are classified on the basis of their mode of application as well as basis of physiochemical states. मतलब हम उन्हें कैसे अप्लाई कर रहे हैं on the patient as well as their physiochemical state, उनकी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स को. ठीक है, फर्स्ट है हमारे वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स. इसमें हमारे फर्स्ट आ जाएंगे लिक्विड्स में हमारे है इथर. फिर है हमारे गैसेस जिसमें हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन. हमने मूवीज़ में देखा है, ऐसे दिखाते हैं कि हैंकी पे ऐसे ऐसे करके स्प्रे कर दिया और फिर मतलब किसी को किडनैप कर रहे हैं, मुंह पे लगा दिया और वो बेहोश हो गया, पकड़ के ले गए. तो ये एक तरह का जनरल एनेस्थेटिक्स है कि हमारे माइंड की कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई और वो पेशेंट बेहोश हो गया फॉर मतलब पर्सन फॉर अ particular period of time. Now, these volatile general anesthetics are also known as inhalation. Inhalation क्यों, क्योंकि हम इनको इनहेल कर रहे हैं और फिर ये अपना एक्शन शो कर रहे हैं. अब हम देखते हैं what are the नॉन वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स. वोलेटाइल वर्ड सबसे पहले क्या है, वोलेटाइल मतलब कि एवापोरेट, दैट हैव टेंडेंसी टू एवापोरेट. तो वो हमारे वोलेटाइल थे, दे वर हैविंग टेंडेंसी टू एवापोरेट. ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये इसका नेचर है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, मतलब इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे कम है. बार्बिचुरेट्स हमने कहाँ पढ़ा है, बार्बिचुरेट्स हमने पढ़ा है जो ड्रग्स होती हैं दैट इंड्यूस स्लीपीनेस इन अ पेशेंट. ठीक है, तो इसमें हमारे फर्स्ट टाइप के आ गए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में. वी आर हैविंग थायोपेंटेनल, सोडियम, मिथोएक्सिटल एक्सेट्रा. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोपेंटेनल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोपेंटेनल सोडियम बाय द एडिशन ऑफ सोडियम ion. And next we have methohexital. This is the structure of methohexital. अब नॉन वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स का सेकंड जो सब टाइप है दैट इज़ नॉन बार्बिचुरेट्स, मतलब नॉन बार्बिचुरेट्स जो कि बार्बिचुरेट्स नहीं होंगे. इसमें वी आर हैविंग यूजेनॉल डेरिवेटिव्स जिसमें हमारे पास आ गया प्रोपेंडायोल. नेक्स्ट वी आर हैविंग फेंसिडीन डेरिवेटिव जिसमें हमारा कीटामाइन. कीटामाइन क्या होता है, कीटामाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं ये होता है हमारा
यूज बेसिकली इन द डिलीवरी प्रोसेस। इसमें क्या होगा, हमारा सब कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं होगी, हमारा माइंड इसमें वर्क करता रहेगा। जो भी हमारा पोर्शन बिलो द लेग्स है, मतलब लेग्स पेट से वी कैन से, उसके नीचे जितना भी पोर्शन होगा वो हमारा सेंसेशन लॉस्ट कर देगा। और लेकिन हमारा जो माइंड होगा वो एक्टिव कंडीशन में होगा, वो सब कुछ देख पाएगा, रियलाइज़ कर पाएगा, बट इट विल नॉट फील द पेन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज़ कीटामाइन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कीटामाइन। नाउ वी आर हैविंग स्टेरॉइड्स, इसमें वी गिव एल्फेसिन एंड नेक्स्ट इज़ द इटोमिडेट। तो ये थी हमारी नॉन वोलेटाइल ड्रग्स दैट एक्ट एज जनरल एनेस्थेटिक्स। Now let's see what is the mechanism of action of general anesthetic. इसकी हम थ्योरी देखते हैं। The variety of structurally unrelated compounds exhibit anesthetic activity. Many theories have been put forth. First we have physicochemical properties of the compound. N.H. Mayer and E. Overton, these are the name of scientists. इन्होंने क्या कहा? They said such an activity is related to the solubilities of the compound in lipid and water, मतलब in fats and water. Lipid, that is the formation of skin. Higher the value of distribution coefficient between oil and water, more should be the general anesthetic properties. इन्होंने कहा कि जो हमारी बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट उतनी ज़्यादा जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वी हैव थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी। जे प्यूरग्यूशन, इन्होंने कहा यूज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी कवरिंग द एनेस्थेटिक एजेंट्स इन गैस एंड लिक्विड फेसेस। ठीक है, इन्होंने थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट इज़ द क्रिटिकल वॉल्यूम हाइपोथेसिस। It is the most widely accepted mechanism. Theory describes the lipophilicity of drug. Lipophilicity मतलब the loving nature of a drug towards the lipid of the drug with anesthetic activity. इसने क्या सजेस्ट किया दैट द प्राइमरी एक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्सर्टेड ऑन द लिपिड मैट्रिक्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. दीज मेम्ब्रेन्स हैव अ बायलेयर स्ट्रक्चर. हमें पता है कि जो हमारी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है उसका, इन विच द पोलर हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर डायरेक्टली टुवर्ड्स द एक्वस रीजन ऑफ द ईदर ऑफ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड देयर एसाइल चेन्स आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द मेम्ब्रेन प्लेन. हमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर हमें पता है. फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है जिसका जो हेड साइड होती है वो होती है हमारी एक्वस रीजन की तरफ. दिस ऑर्गेनाइज्ड लिपिड बायलेयर प्रोवाइड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू फंक्शन एज एन आयन चैनल. ये हमारी जो बायलेयर है ये वर्क करवाएगी एज एन आयन चैनल. सच एजेंट्स डिजॉल्व इन द लिपिड बायलेयर ऑफ एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स. Consequently, the bilayer is expanded and put into the disorganized fluid state. Ultimately क्या होगा, the protein ion channel gets distorted and completely inoperative and this occur the production of anesthesia. ये हमारी हो गई mechanism relating to the critical volume hypothesis. Now let's see what is the structure activity relationship. सबसे पहले हम देखते हैं structure activity relationship of the barbiturates. तो बारबिचुरेट्स डेरिवेटिव्स हमारे क्या होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल स्ट्रक्चर. अब हम इसका देखते हैं पहले इसका व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बारबिचुरेट डेरिवेटिव. यहाँ पे हमारे सब्सटीट्यूशंस डिफर होते जाएंगे और ड्रग डिफर होती जाएगी. ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है ऑफ अ बारबिचुरेट. इसमें हमने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, अब हम देखते हैं इन द कंपाउंड्स बियरिंग टू सब्सटीट्यूएंट्स एट C5 पोजीशन, टू सब्सटीट्यूएंट्स एट C5 पोजीशन, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ द सब्सटीट्यूएंट्स लाई बिटवीन 6 to 10. ऑप्टिमल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इज सीन. ठीक है, ये वाले जो R1 R2 ग्रुप्स हैं इनकी बात हो रही है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 6 to 10 लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिमल एनेस्थेटिक एक्टिविटी हम शो होगी. नाउ the branch substituents in the same series render more GABAergic activity but the duration of action is reduced. इसमें क्या होगा, ये जो हमारे सब्सटीट्यूएंट्स है हमें पता है गाबा रिसेप्टर होता है जिस पे जब जो ट्रिगर अगर हमारा हो गया तो हमारा मेलेटोनिन बढ़ने लगता है. तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगता है. ठीक है, ब्रांच साइक्लिक और अनसैचुरेटेड चेन्स एट C5 पोजीशन जनरली रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अगर हम C5 पोजीशन पर कैसी सब्सटीट्यूशन करें, ब्रांच साइक्लिक या अनसैचुरेटेड, ब्रांच साइक्लिक या फिर अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा, हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. यानी कि द टाइम इंटरवल जितने टाइम के लिए ड्रग इज़ वर्किंग विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक कन्वर्जेंस और हाईली पोलर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स. ग्रेटर द ब्रांचिंग इन द सब्सटीट्यूएंट्स मोर पोटेंट इज द ड्रग. यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा ड्रग हमारी पोटेंट होगी.
एग्जाम्पल वी हैव पेंटोबार्बिटल इज़ मोर एक्टिव देन एनोबार्बिटल। इसमें क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है उतनी ज़्यादा पोटेंट ड्रग है, क्योंकि पेंटोबार्बिटल जो है उसमें ज़्यादा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो पेंटोबार्बिटल का स्ट्रक्चर दिखेगा इट विल बी मोर ब्रांच इन कंपैरिजन टू दिस, सो ये होगी हमारी ज़्यादा पोटेंट। स्टीरियो आइसोमर्स आर इक्वली पोटेंट, ठीक है, ये तो समझ आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन आइटम्स इनटू C5 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीजेज द पोटेंसी। अगर हम C5 पे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, मतलब एल्काइल के साथ हम हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारी जो पोटेंसी है इट इंक्रीजेज। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स एट C5 पोजीशन गिव हायर पोटेंशियल। एलाइलिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो भी वी हैव मोर पोटेंशियल। नेक्स्ट, introduction of polar substituents into the aromatic group at C5 reduces the potency of the group। अगर हम उसी C5 पोजीशन पर polar substituent का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारी पोटेंसी रिड्यूस हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है, हम क्या क्या ग्रुप हमारे हैं जिनके इंसर्शन से एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, दैट इज़ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अमाइड एंड एक्सेट्रा, वी हैव मैनी मोर, जो भी पोलर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इज द एल्काइलेशन एट N1 और N3 रिजल्ट इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज वेल एज शॉर्टर ऑनसेट। फॉर एग्जाम्पल मिथोहेक्सिटल, अगर हम एल्काइल ग्रुप N1 और N3 पे इंसर्ट कर देंगे, हमारे पास 2 नाइट्रोजन आइटम, एक यहाँ और एक यहाँ हमारे नाइट्रोजन आइटम्स प्रेजेंट हैं। अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो शॉर्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगी एंड ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि वो टाइम इंटरवल जिसमें ड्रग अपना एक्शन शो करना शुरू करेगी दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ एक्शन, और वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसमें जो ड्रग जितने टाइम पीरियड के लिए अपना इंटरवल शो करेगी वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका एग्जाम्पल है मिथोहेक्सिटल। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद द सल्फर एट C2 पोजीशन शॉर्टन्स द ड्यूरेशन एज वेल एज द ऑनसेट ऑफ एक्शन। अगेन अगर हम रिप्लेसमेंट ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट सल्फर से कर दें, जो हमारा डबल बॉन्ड O ऐसे करके डबल बॉन्ड O है, अगर हम इसको ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दें तो हमारी ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन एट द पोजीशन C4 एंड C6 विद सल्फर लीड्स टू कंप्लीट एबॉलिशमेंट ऑफ द एक्टिविटी। अगर हम कार्बोनाइल ऑक्सीजन को C4 एंड C6 पोजीशन से सल्फ़र की जगह रिप्लेस करें तो हमारी कंप्लीट एबॉलिश, मतलब वो एक्टिविटी ही शो करना बंद कर देगा। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सर्टेन जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द थायोपेंटेनॉल। सो the intraarterial injection is painful, it is poor analgesic and administered to the patient previously subjected to opioid or enterotherapy. The lower doses produce anesthesia for a longer duration. It is written in a very simple language. It will be cleared after just reading it. It is a weak muscle relaxant drug. It also depresses the respiration transiently. Blood pressure falls immediately after injection, but there is rapid recovery. This drug is not given to the hypertensive patients who have low blood pressure because it makes blood pressure fall. It is used for the rapid control of convulsions. In sub-anesthetic dose, less or half dose which only give analgesic action and not anesthesia, it is used to facilitate verbal communication. Market preparation are pentothal sodium and intraval sodium. Next is the methotrexate. It is mainly used for the child convulsions. It is approximately 3 times more potent than thiopentanol. It has quicker but brief pharmacological action and use similar to thiopentanol sodium. Next is the ketamine. It is dissociative anesthesia, as I have already told. The primary action occur in cortex and subcortical region. It is used in pre and post-operative states, particularly head and neck. Preferential drug to be used for burn dressing. Market preparation इसकी है ketamine, ketorolac, ketamax and ankit. नेक्स्ट इज द सिंथेसिस। अब हम कुछ जो हमारे सिलेबस में जनरल एनेस्थेटिक्स हैं जिसके नेम्स हमारे पास गिवन है सिलेबस में, स्टेरिक से जो मार्क्ड हैं उसको हम डिटेल में उसकी सिंथेसिस देखेंगे, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंथेसिस इज़ जस्ट वन। हम कोई भी एक, मैं आपको 2 से 3 सिंथेसिस ऑफ अ इंडिविजुअल ड्रग आई विल गिव, जो कि जिसमें से आपको जो भी सबसे ज़्यादा ईजी लगे टू लर्न और कीप इन माइंड वो आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। सो starting with thiopental, this is the structure of thiopental. The first preparation is from ethyl acetate. For the formation of thiopental from ethyl acetate, first we need to form the ethyl acetate, which will be formed by mixing the carboxylic acid with the alcohol, and we will get the ethyl acetate.
then this is the synthetic reaction that is involved in the formation of thiopentane. First सबसे पहले हम जो हमारे पास इथाइल एसीटेट ऑब्टेन हुआ है, it will be reacted and after the formation of certain intermediate products we will be obtaining the thiopentanal sodium. ठीक है, this is the first method we can say. You can note it down. This is the third method to form thiopentane sodium, in which we have reaction of propyl cyanide with ethyl carbonate. Propyl cyanide is reacted with ethyl carbonate and these products are obtained. Ignore the pencil part, सिर्फ pen वाला part you need to note it down, and at the end we will be obtaining thiopentane. तो आप लोग अपने पास ये नोट कर लिए, जो भी आपको एक सबसे ईजी लगे, आई एम रिपीटिंग, वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव मिथोहेक्सेटल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथोहेक्सेटल. फर्स्ट डेरिवेशन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इथाइल एसीटेट. अगेन इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद and gives certain meat products, and at the end it gives methohexatal. Note it down if you find it easy. Otherwise we have another method in which 3-butynyl cyanide is used, and it ultimately, by this reaction, it also gives methohexatal. You can note it down again. And the third method to obtain butynyl methohexatal is by butynyl cyanide with ethyl carbonate. So this is the reaction that is involved to obtain methohexatal by 3-butynyl cyanide with ethyl carbonate. Next is the ketamine. This is the structure of ketamine, and the method to obtain ketamine is from orthochlorobenzonitrile, and it is treated with the Grignard reagent, and at the end we get ketamine. This is the reaction. This is the easiest one, I believe you can note down. However, other methods include its synthesis from phenol also, in which phenol is oxidized and further reduced, and certain mid products are obtained to form the ketamine at the end. So that is all for general anesthetics, including the structure activity relationship, mechanism, synthesis, and the uses of the drugs that are mentioned in your syllabus. You can note it down. I hope it is clear to you. If you have found it informative, then please do like, share and subscribe. Thank you.